स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए देखते हैं सुबह 9 बजे के हेडलाइंस। राज्यसभा में गतिरोध खत्म करने पर सहमति, सभापति की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। मौजूदा सत्र में 6 विधेयक पारित कराने पर रजामंद विपक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज कोर्ट में होंगे हाजिर। नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस में दोपहर 3 बजे पेशी। कांग्रेस ने कहा कानून और अदालत का होगा सम्मान। नैरोबी में WTO की बैठक में सहमति नहीं, कृषि निर्यात सब्सिडी खत्म करने से भारत समेत विकासशील देशों का इनकार। दोहा विकास एजेंडे को लागू करने की मांग। अमेरिकी संसद ने IMF कोटा सुधार को दी मंजूरी। भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को मिलेंगे ज्यादा अधिकार, फैसला लेने में बढ़ेगी भागीदारी। और नेपाल में बातचीत नाकाम होने के बाद मधेसी नेताओं का नए सिरे से आंदोलन शुरू करने का ऐलान। कहा गंभीर नहीं सरकार, प्रधानमंत्री का संवैधानिक और कानूनी रास्तों पर जोर। राज्यसभा में गतिरोध खत्म होने पर उपसभापति PJ कुरियन ने संतोष जताया है। हमारे संवाददाता विशाल दहिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 6 अहम बिलों को पारित करने पर जोर होगा। कुरियन साहब, एक मुद्दा जिसके ऊपर पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार जो विपक्षी दल कांग्रेस है उसके सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक दो बार वेल में भी आए, वो है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ मुद्दा। तो जो कुछ सदस्यों का नोटिस है उस मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए, गवर्नर के रोल पर डिस्कशन करने के लिए, क्या उस पर भी चर्चा होगी आखिरी 3 दिनों में? गवर्नर का रोल, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के रोल पर इन्होंने संविधान को नियमों को पालन नहीं किया है, ऐसा एक आरोप है। उसके बारे में मोशन है, ये सब्सटेंटिव मोशन है। ये मोशन ने चेयरमैन ने एडमिट किया है। इसके बाद इसका डिस्कशन होने के लिए गवर्नमेंट का टाइम कन्वीनियंस लेना है। कन्वीनियंस लेकर इन तीनों दिनों में मंडे या ट्यूसडे और वेडनेसडे एक दिन में डिस्कशन हो सकता है। GST बिल को लेकर कोई सहमति नहीं बनी? मेरे ख्याल के सहमति नहीं है, इसलिए ये इसका एजेंडा में नहीं आया है। ये चेयरमैन ने जो बिल का सहमति है उन बिलों सच बिल लिया है। GST के बारे में इसका मतलब ये सहमति नहीं है। तो उपसभापति PJ कुरियन ने भी संतोष जताया है कि अब आगे काम होगा। और आपको बता दें कि सत्र के आखिरी 3 दिनों में अब विधायी काम निपटाया जा सकेगा। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें गतिरोध खत्म करने पर सहमति बनी थी। विपक्ष 6 विधेयकों को पारित कराने पर अब राजी हो गया है, लेकिन GST को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार से सुचारू रूप से चल सकेगी। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी की बुलाई सर्वदलीय बैठक में इसे लेकर सहमति बन गई है। जो सरकारी बिल हैं, जो देश के विकास से जुड़े हुए बिल हैं, जो देश के आम लोगों, गरीबों, कमज़ोर तबकों की तरक्की से जुड़े हुए बिल हैं, वो पास होने चाहिए। वो देर रात तक बैठ करके हम पास करेंगे। जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। हमें लगता है कि जो सोमवार है वो उससे अच्छे दिन के साथ वो शुरू होगा। कुछ बिल जो हैं जिन लोगों का हमने वादा किया था, जैसे SC ST बिल है, उसका हम लोगों ने वादा किया था कि हम पूरी तरह से इसको पास करेंगे। इसी तरह से एप्रोप्रिएशंस बिल हैं, उनको तो अनिवार्य है पास करना। अगले हफ्ते जिन विधेयकों को पेश किया जाना है उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक, एंटी हाईजैकिंग बिल, परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक, वाणिज्यिक अदालतों से जुड़ा विधेयक और मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक शामिल है। इसके अलावा विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन संशोधन विधेयक, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन विधेयक और किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण विधेयक पर भी चर्चा होगी। हालांकि बैठक में GST को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। हमने अपील की, अरुण जेटली जी ने भी अपील की कि जब इतना पॉजिटिव हैं सब लोग और सभी पार्टियां उसमें सहमत हैं तो GST के बारे में भी अभी फैसला कर लिया जाए और GST को भी पास करा जाए। लेकिन लगभग सभी पार्टियों का मत था, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस बार जो है वो जो मुख्य विपक्षी दल है उसमें सहमति दिखाई नहीं दी। शीतकालीन सत्र के बचे 3 दिनों के दौरान असहिष्णुता, मूल्य वृद्धि, बाढ़ और सूखे के हालात पर चर्चा होने की उम्मीद है।
इसके अलावा राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपालों के मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। संसद के मौजूदा सत्र में अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हुई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। संसद में लगातार चौथे दिन भी अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक संकट का मुद्दा उठा। राज्यसभा में कांग्रेस को कई विपक्षी दलों का भी साथ मिला। इस बीच सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर बहस के लिए विपक्षी दलों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। हालांकि बहस के लिए समय तय होना बाकी है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने अरुणाचल के मुद्दे को उठाते हुए राज्यपाल को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार सरकार की इच्छा के विरुद्ध सत्र बुलाया गया है। ये स्पीकर ये डायरेक्शन नहीं दी है विधानसभा को कि कौन चेयर पे बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा, किस वक्त बैठेगा, पहले सेशन में कौन बैठेगा और पहले सेशन में कौन सा आइटम लिया जाएगा। जेडीयू, एआईएडीएमके, टीएमसी और वाम दलों ने भी राज्यपाल को हटाने की कांग्रेस की मांग का समर्थन किया। इस संविधान पर जो हो रहे प्रहार हैं और ये सब पार्टियां जो बीच वाली हैं, सर मेरी बात सुनिए, कभी ना कभी किसी ना किसी समय इसका शिकार नहीं है। My point of order is about the constitution. I am asking the chair, if a constitution is violated in such a vulgar fashion, what should this house do? केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को उठाने पर ऐतराज जताया। Matter which is sub judice, the matter which is already High Court has given some decision, and by any means you cannot again start discussion on governor's conduct without chairman deciding on the substantive motion. उधर टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर कांग्रेस के प्रति समर्थन जाहिर किया। गतिरोध की वजह से कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अरुणाचल में सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। सदन में इस मुद्दे को उठाने की इजाजत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट किया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अरुणाचल में 16 और 17 दिसंबर को विधानसभा की बैठक में लिए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दी थी। राज्यपाल जेपी राजखोवा ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गुजरात हाईकोर्ट के जज जेबी पार्डीवाला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया गया है। इस पर राज्यसभा के 58 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये नोटिस जस्टिस पार्डीवाला के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ दिए गए हैं। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राज्यसभा के 58 सांसदों ने जस्टिस जेबी पार्डीवाला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया है। सांसदों ने जज के आरक्षण के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर नोटिस दिया है। आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल के केस की सुनवाई के दौरान 2 दिसंबर 2015 को जज ने कहा था कि आरक्षण और भ्रष्टाचार देश को बर्बाद करने वाली दो चीजें हैं। is a state policy and it is in the domain of legislature and it is not for the judiciary or judges to tinker with this state policy. सभी दल के लोग उसमें सम्मिलित हैं। उन्होंने आज नोटिस राज्यसभा के सभापति महोदय को दिया है और उन्होंने कहा कि इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर फिक्स है और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) में खास प्रावधान है। नोटिस स्वीकार करने के बाद सभापति 3 संसदीय समिति का गठन कर सकते हैं जो आरोपों की जांच करती है। आरोप सिद्ध होने पर इस प्रस्ताव को राज्यसभा और लोकसभा से विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। विशेष बहुमत के तहत कम से कम 2/3 उपस्थित और सदन का कुल बहुमत शामिल होना चाहिए। इसके बाद ही राष्ट्रपति उस जज को हटा सकते हैं। अब तक सिर्फ 2 बार ही संसद में जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी पर महाभियोग चला, लेकिन आरोप सिद्ध होने के बावजूद बहुमत के अभाव में प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका। वहीं 2011 में राज्यसभा में प्रस्ताव मंजूर किए जाने के बाद जस्टिस सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आज अदालत में पेश होना है। उनकी पेशी दोपहर 3 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने होगी। इस मामले में सोनिया और राहुल के साथ सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड आरोपी हैं। कांग्रेस सांसद और कार्य समिति सदस्य आज दोपहर 1 बजे से पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। 7 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने समन रद्द करने की कांग्रेस नेताओं की याचिका खारिज कर दी थी।
हाईकोर्ट ने निजी पेशी से छूट देने से भी मना कर दिया था। इसके बाद 8 दिसंबर को मजिस्ट्रेट ने इन नेताओं को समन जारी किया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इन नेताओं पर नेशनल हेराल्ड पर कब्जे के लिए फंड की गड़बड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि सब काम कानून के मुताबिक हुआ है और अदालत का पूरा सम्मान होगा। कांग्रेस अध्यक्षा, कांग्रेस उपाध्यक्ष और सब कांग्रेस नेता अदालत में पेश होंगे बाकायदा। हम कानून के मुताबिक जो भी हमारे अधिकार हैं उन सब का इस्तेमाल करने के लिए कानूनी राय के अनुरूप तैयार हैं और वो करेंगे। डीडीसीए पर लगातार तीसरे दिन राजनीति गरमाई रही। आम आदमी पार्टी ने इससे जुड़े 5 सवाल पूछे तो बीजेपी ने आरोपों को नकारते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ खड़े होने की बात दोहराई। इस बीच 21st सेंचुरी मीडिया कंपनी ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजकर माफी की मांग की है। पार्टी ने इस कंपनी पर आरोप लगाए थे। डीडीसीए मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 सवाल पूछे हैं। आम आदमी पार्टी ने पूछा है कि 21वीं सेंचुरी किसकी कंपनी है, ओएनजीसी से पैसे लेने के लिए दबाव क्यों बनाया गया, स्टेडियम की कुल लागत 114 करोड़ में से 57 करोड़ रुपए किन किन कंपनियों को दिए गए, डीडीसीए से जुड़ी 9 कंपनियां कौन कौन सी थीं, अनियमितताओं का जिक्र क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सीबीआई को विरोधियों को टारगेट करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार के जो तरीके हैं, जिस तरह से टेरराइज किया जा रहा है ऑफिसर्स को, आप क्या समझते हैं? परसों हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर गए हैं सीबीआई वाले, डीटीएल पावर डिपार्टमेंट के अंदर गए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए, सभी डिपार्टमेंट में चले गए। हर डिपार्टमेंट के अंदर ये हो गया कि कल को सीबीआई आ जाएगी, काम मत करो। बीजेपी ने आरोपों का खंडन किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि सीबीआई अधिकारी का नाम बताएं। नाम का खुलासा भी करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये ना मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि वो सीबीआई की जांच करे, सीबीआई की जासूसी करे और किसी अधिकारी को बुला करके। दूसरी बात ये है कि सीबीआई के अधिकारी का भी ये काम नहीं है कि वो जाकर के अपनी गोपनीयता लोगों के साथ बांटे। एक तरफ जहां पार्टी अरुण जेटली के साथ खड़ी दिख रही है, तो वहीं बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जांच की बात कर रहे हैं। अगर इन बातों पे जांच पड़ताल हो तो जांच पड़ताल होने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन सबके बीच पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने रविवार को डीडीसीए मामले पर बड़ा खुलासा करने की बात कही है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल पार्टी सांसद कीर्ति आजाद को तलब किया। कीर्ति आजाद दिल्ली क्रिकेट संघ में कथित गड़बड़ियों का मामला लगातार उठाते रहे हैं। माना जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें संयम बरतने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने कहा कि आजाद के बयानों को आधार बनाकर विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। गुरुवार को पार्टी महासचिव ने भी आजाद को तलब किया था। 16 दिसंबर 2012 निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी किशोर की रिहाई रोकने के लिए दिल्ली महिला आयोग ने राष्ट्रपति और देश के मुख्य न्यायाधीश से दखल की मांग की है। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा कि दोषी में सुधार होने तक उसे सुधार गृह में ही रखा जाना चाहिए। निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी नाबालिग को 20 दिसंबर को रिहा कर दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिहाई पर रोक वाली याचिका को कल खारिज कर दिया। निर्भया के परिवार वालों ने फैसले पर निराशा जताई है। उधर महिला आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कही है। ऑर्डर में भी लिखकर आया है कि किसी को नहीं पता कि उसका किस प्रकार का मेंटल रिफॉर्मेशन हुआ है और हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब तक एटलीस्ट ये असेस ना हो जाए तब तक तो किसी भी हाल में मेरे हिसाब से इसको नहीं रिहा करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। ये फैसला 1 जनवरी से 15 दिन के लिए होगा। इसी दिन से एक पखवाड़े के लिए दिल्ली में वाहनों का सम विषम फॉर्मूला लागू हो रहा है। इसके तहत एक दिन सम नंबर वाली और दूसरे दिन विषम नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। इस दौरान 6000 अतिरिक्त बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। इसके लिए 1 से 15 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। वहीं 4000 सेवानिवृत्त कंडक्टरों को फिर से काम पर लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक बैग पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। राज्य में अब प्लास्टिक बैग नहीं बनेंगे। इनके आयात, खरीदारी और इन्हें रखने पर भी पाबंदी होगी। ये पाबंदी सिर्फ प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन पर होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगुवाई में कल कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फैसले पर अमल के लिए काम करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवंबर 18 को
सरकार को ये आदेश दिया था। कोर्ट ने 31 दिसंबर तक इस बारे में अधिसूचना जारी करने को कहा था। प्लास्टिक बैन हुई है, कैरी बैग्स बैन हुए हैं। वहीं ये भी कैबिनेट में बात आई है कि अल्टरनेट क्या हो, मान लीजिए कुछ बैग क्या हो, सरकार अगर बांट सके और सरकार की तरफ से कुछ इंतजाम किया जाए जिससे कि जनता को कुछ बांटने का भी काम हो। बिहार सरकार ने शराबबंदी को लेकर अपनी रणनीति सार्वजनिक कर दी है। अगले साल 1 अप्रैल से राज्य में देसी और मसालेदार शराब पर पूरी तरह पाबंदी होगी। वहीं विदेशी शराब समिति सरकारी दुकानों में ही मिलेगी। माफ कीजिएगा, सीमित सरकारी दुकानों में ही अब ये शराब मिलेगी। हालांकि विदेशी शराब पर कब से पाबंदी लगेगी, इस पर कुछ नहीं कहा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद इसका ऐलान किया। कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। इसमें स्वयं सहायता समूहों और आशा कर्मियों और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। महिलाओं की स्थिति और उनकी मांग को देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। इस काम के लिए जिला स्तर पर डीएम और एसपी, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से जवाबदेह होंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा में शुक्रवार को 5 और नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। बच्चों की मौत से स्थानीय लोगों में काफी रोष है। मृतक शिशुओं की उम्र 2 से 14 दिन के बीच की है। बच्चों के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में गुरुवार को भी 10 नवजात शिशुओं की मौत हुई थी। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर बच्चे जन्म के वक्त कम वजन, कुपोषण और सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नवजात शिशुओं की मौत को लेकर पहले भी ये अस्पताल सुर्खियों में रहा है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में कल कॉल मनी का मुद्दा छाया रहा। सदन में गतिरोध पैदा करने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख समेत 50 से ज्यादा विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, वाईएसआर कांग्रेस विधायक रोजा सिल्वामनी को 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। जगन मोहन रेड्डी ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही है। आंध्र प्रदेश विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए ये विधायक वाईएसआर कांग्रेस के हैं, जिनकी मांग सदन में कॉल मनी पर चर्चा की है। शुक्रवार को वाईएसआर कांग्रेस ने यह मुद्दा सदन में उठाया और चर्चा की मांग की, लेकिन सदन में गतिरोध पैदा करने पर जगन मोहन रेड्डी समेत 50 से ज्यादा विधायकों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। Trying to divert this topic into something else. You know, he is conducting raids all over the state. He wants to just dilute this topic into an ordinary, high interest rate kind of a scam. इन विधायकों को विधानसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर चर्चा जारी रहने तक निलंबित किया गया है। कॉल मनी निजी तौर पर कर्ज देने से जुड़ा हुआ है, जहां कर्ज चाहने वाले को तत्काल उसके घर पर कर्ज मुहैया कराया जाता है, लेकिन इसके लिए उसे भारी दर पर ब्याज देना होता है। आंध्र प्रदेश में फोन करके लोन लेने और फिर इस रैकेट के चक्कर में फंसने के हाल ही में कई मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 80 कॉल मनी ऑपरेटरों को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि इन ऑपरेटरों को राजनीतिक दलों का संरक्षण हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद सीरिया में शांति प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद की मंजूरी। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, छोड़ जाएंगे जहां तन्हा। विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग
जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए विकास दर के अनुमान में करीब 1% की कटौती की है। संसद में पेश छमाही समीक्षा में इसे 7 से 7.5% रखा गया है। सरकार का मानना है कि महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए दरें घटाने के लिए माहौल अनुकूल है। संसद में पेश छमाही समीक्षा के मुताबिक 2015-16 में 7 से 7.5% विकास दर का अनुमान जताया गया है। पहले ये अनुमान 8.1 से 8.5% की बीच रखा गया था। कम बारिश से कृषि उत्पादन में कमी की वजह से ऐसा किया गया है। Some areas of the economy where we can do much better, or agriculture being that area. Despite 2 deficient monsoons in a row, which has happened after 30 years, the agricultural sector is still growing at 2.2% because of excellent growth in livestock, forestry and fishery. सरकार ने वित्तीय घाटे के 3.9% के लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा जताया है। वहीं 2.8% के राजस्व घाटे के लक्ष्य को भी हासिल कर लिया जाएगा। रिटेल महंगाई दर 6% रहने का अनुमान है। आने वाले वक्त में निर्यात में इजाफे की संभावना है। हालांकि बीते 12 महीनों से निर्यात में लगातार कमी हो रही है। निजी क्षेत्र के निवेश में कमी को बड़ी चुनौती माना जा रहा है। That private investment would remain weak, and public investment needed to kind of fill in for and catalyze and crowd in private investment. Loans to the personal sector are growing very rapidly in real terms, about 15%, whereas loans to industry are growing very slowly. So clearly you can see a contrast between two sectors. सरकार का मानना है कि प्रस्तावित केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी से आगामी वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी संसद ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। इससे भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को आईएमएफ में ज्यादा अधिकार मिलेंगे। फैसला लेने की प्रक्रिया में इन देशों की भागीदारी बढ़ेगी। आईएमएफ ने इसका स्वागत किया है। मुद्रा कोष ने कहा कि इससे अमेरिका जैसे धनी देशों के अधिकार पहले से कुछ कम होंगे। आईएमएफ ने इसे वित्तीय स्थिरता की दिशा में अहम कदम बताया। इन सुधारों को आईएमएफ ने साल 2010 में मंजूरी दी थी। मुद्रा कोष के मुताबिक अब भारत, चीन, ब्राजील और रूस अब 10 बड़े सदस्यों में शामिल हो जाएंगे। वहीं आईएमएफ के बोर्ड में एग्जीक्यूटिव निदेशकों की नियुक्ति चुनाव से होगी और इन्हें कोटा के जरिए नियुक्त करने की प्रथा खत्म हो जाएगी। भारत और चीन की अगुवाई में विकासशील देशों ने कृषि निर्यात सब्सिडी खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। केन्या की राजधानी नैरोबी में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में भारत ने कहा कि विकासशील देशों के हितों की रक्षा किए बिना सब्सिडी खत्म नहीं होगी। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने समझौते में रुकावट डालने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि भारत सभी वार्ताओं में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और किसानों के हितों की रक्षा के बिना कोई समझौता संभव नहीं है। विकासशील देश दोहा विकास एजेंडे को लागू करने की मांग कर रहे हैं। ये पिछले 14 साल से अटका है। भारत समेत कई विकासशील देश अनाज के सरकारी भंडारण के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। WTO की बैठक मंगलवार को शुरू हुई और शुक्रवार को खत्म होने वाली थी। इस बीच मेजबान केन्या ने कहा कि घोषणा पत्र के मसौदे पर काम हो रहा है। अमेरिका ने तेल निर्यात पर पाबंदी हटा ली है। अमेरिका में साल 1975 से प्रतिबंध लागू है। इससे अमेरिका के तेल बाजार में उछाल आने की उम्मीद है। हालांकि कई डेमोक्रेटिक सांसद इस कदम का विरोध कर रहे थे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी और तेल कंपनियां इसके लिए लगातार दबाव बना रही थी। इस फैसले के बाद करीब 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल निर्यात के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि अमेरिका फिलहाल कनाडा को कच्चा तेल निर्यात करता है। इसके साथ ही आयातित कच्चे तेल को फिर से निर्यात करने की अनुमति है। नेपाल में मधेसी दलों के संगठन ने नए सिरे से आंदोलन की घोषणा की है। यह आंदोलन रविवार से शुरू होगा। सरकार के साथ कई दौर की वार्ता नाकाम रहने के बाद कल ये फैसला लिया गया। मधेसी नेताओं ने संविधान संशोधन बिल को खारिज कर दिया है और कहा कि इससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। ये बिल संसद में पेश कर दिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मधेसी आंदोलन को गैर जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि नए संविधान में मधेसी नागरिकों के हितों की पूरी रक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि अगर वार्ता नाकाम रही है तो सरकार संवैधानिक और कानूनी रास्ते अपनाएगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करने का अधिकार किसी को नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया में शांति प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव को आम राय से मंजूर कर लिया है। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनी। प्रस्ताव में सीरिया सरकार और विपक्ष के बीच जनवरी की शुरुआत में वार्ता कराने और संघर्ष विराम लागू करने का समर्थन किया गया है। प्रस्ताव में 18 महीने के भीतर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में वहां चुनाव कराने की योजना भी शामिल है। हालांकि इसमें बशर अल असद शासन के भविष्य का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इससे आईएस जैसे आतंकी गुटों के खिलाफ जारी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा और आईएस ठिकानों पर अमेरिकी, फ्रांसीसी और रूस के हमले होते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सीरिया में जारी गृह युद्ध 5वें साल में दाखिल होने जा रहा है, जिसमें अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कई लाख लोग बेघर हुए हैं। चीन में आज से 3 दिनों के लिए भयंकर धुंध की चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते चीन में दूसरी बार रेड अलर्ट जारी हुआ है। सरकार ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। चीन की राजधानी बीजिंग में भारी धुंध की आशंका के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने दिसंबर महीने में दूसरी बार रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बीजिंग के एनवायरमेंट पॉल्यूशन इमरजेंसी रिस्पांस डिपार्टमेंट की ओर से बयान में कहा गया है कि शनिवार सुबह 7 बजे से मंगलवार दोपहर 12 बजे तक धुंध का खतरनाक असर रहेगा। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान के मुताबिक ये इस साल का सबसे घना कोहरा होगा। इस दौरान बीजिंग की आबोहवा पिछले अलर्ट के मुकाबले ज्यादा खराब होगी। प्रशासन ने सड़क पर अलाव और पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है। धुंध की वजह से उत्तरी चीन के कुछ हिस्से ज्यादा प्रभावित होंगे। राजधानी बीजिंग के साथ मध्य चीन का शियान इलाका, पूर्वोत्तर शेनयांग और हर्बिन क्षेत्र घनी धुंध से पूरी तरह से ढक जाएंगे। बीजिंग और हुबेई प्रांत के आसपास के इलाकों में PM 2.5 प्रदूषक स्तर 500 मिलीग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा रहेगा, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इसकी अधिकतम मात्रा 25 मिलीग्राम प्रति घन मीटर है। सरकार ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। 目前来看呢，这个从19号，也就是周六的白天，中午到傍晚，污染物的浓度预计就会上升到重污染的水平。启动红色预警措施，同时呢，在重污染来临之前，提前启动措施，有助于提前减排。 सरकार ने राजधानी में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर हाल ही में पहला रेड अलर्ट जारी किया था। चीन के कई शहर प्रदूषण के शिकार हैं, जो सरकार के लिए संकट का कारण बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने दक्षिण एशिया में बेहतर जुड़ाव के लिए म्यांमार से मजबूत संबंधों पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने कल पूर्व राजदूत PS मलिक की किताब माय म्यांमार ईयर्स का दिल्ली में विमोचन किया। किताब में लेखक ने म्यांमार से जुड़े अनुभवों को दर्ज किया है। इस मौके पर विदेश सेवा से जुड़े कई रिटायर्ड अधिकारी भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति ने बताया कि म्यांमार से भारत को काफी पुराने संबंध हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी ने लेखक को किताब के लिए शुभकामनाएं भी दी। Myanmar is also important for India's connectivity with the rest of Southeast Asia, an essential requirement for the fructifying of our Act East policy. The enhanced connectivity between our Northeast with Myanmar can usher in a new era of economic prosperity in the region. मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने के फैसले के बाद देश भर में खुशी है। कल कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी में विशेष प्रार्थना सभा हुई। मदर टेरेसा ने ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। उन्होंने गरीबों, बीमारों और अनाथों की सेवा में 45 साल लगा दिए। मदर टेरेसा का निधन 1997 में 87 साल की उम्र में हो गया था। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा में गतिरोध खत्म करने पर सहमति। सभापति की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। मौजूदा सत्र में 6 विधेयक पारित कराने पर रजामंद विपक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज कोर्ट में होंगे हाजिर। नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस में दोपहर 3 बजे पेशी। कांग्रेस ने कहा कानून और अदालत का होगा सम्मान।
नैरोबी में WTO की बैठक में सहमति नहीं, कृषि निर्यात सब्सिडी खत्म करने से भारत समेत विकासशील देशों का इनकार, दोहा विकास एजेंडे को लागू करने की मांग। अमेरिकी संसद ने IMF कोटा सुधार को दी मंजूरी, भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को मिलेंगे ज्यादा अधिकार, फैसला लेने में बढ़ेगी भागीदारी। नेपाल में बातचीत नाकाम होने के बाद मधेसी नेताओं का नए सिरे से आंदोलन शुरू करने का ऐलान, कहा गंभीर नहीं सरकार, प्रधानमंत्री का संवैधानिक और कानूनी रास्तों पर जोर।